अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम क्लास 8th सोशल साइंस में चैप्टर 3 आज स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है उस चैप्टर का? रूलिंग द कंट्री साइड। ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है द कंपनी बिकम्स द दीवान। ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि रूलिंग द कंट्री साइड का क्या मतलब है, जो कि इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स का क्या रोल था रूरल एरियाज़ में, यानी देहाती इलाकों में जो फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे, उन पे क्या असर पड़ा। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बंगाल पे कैसे हुआ। लेकिन अब हम आगे ये पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के बाद उनका रूल कैसा था, उन्होंने कैसा रूल किया और उनके रूल का असर लोगों की ज़िंदगियों पे क्या पड़ा। यानी जो किसान थे या जो रूरल एरियाज़ के लोग थे, उन पे क्या असर पड़ा, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि हैं द कंपनी बिकम्स द दीवान। यहाँ एक वर्ड है दीवान। इसका क्या मतलब है? अगर आपको याद होगा, हमने इसके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा था, यानी दीवानी राइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने उस चैप्टर में बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है। जीतने के बाद वो मुग़ल एम्परर से दीवानी राइट्स मांगते हैं। यानी दीवानी राइट्स होते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करना और टैक्सेस जमा करने का हक। दीवानी राइट्स मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 में मुग़ल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट किया। यानी यहाँ से टैक्स कलेक्शन के राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए। यहाँ आप देखोगे एक पेंटिंग बनाई गई है, ये ऊपर यहाँ पे पेंटिंग है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल एम्परर, जो मुग़ल बादशाह थे, इनके दरमियान एक ट्रीटी साइन होती है दीवानी राइट्स की। इस पेंटिंग में रॉबर्ट क्लायू को दीवानी राइट्स एक्सेप्ट करते हुए दिखाया गया है। अब जब कंपनी दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब दीवानी राइट्स लेती है, तो इसके बाद क्या होता है? द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। कंपनी अब चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई, यानी सारा कामकाज अब कंपनी संभालने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी राइट्स मिले तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। अब इन्हें देखना था कि क्या फार्मर्स को पानी मिलता है, फार्मर्स की कोई परेशानी तो नहीं है। यानी ये कंपनी की अब जिम्मेदारी बन गई थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और साथ साथ में रेवेन्यू रिसोर्सेज की तरफ भी इन्हें देखना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी असल में ट्रेडिंग कंपनी थी, ये आपको पता ही है। इन्हें क्या करना था? इन्हें यहाँ से चीज़ें
खरीदनी थी और बेचनी थी। ये लोग यहाँ ट्रेड करने आए थे। Being an aligned power, it needs to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. क्या होता है? Aligned power means foreign power. Aligned power क्या किससे कहते हैं? Foreign power को, यानी जो बाहर से आए हों। ब्रिटिशर्स को यहाँ अलाइन पावर कहा जाता था क्योंकि ये बाहर दूसरी कंट्री से यहाँ आए थे। इस तरह इन्हें उन लोगों को भी साथ रखना था जो यहाँ पहले रूल कर रहे थे। ये लोग उनको टोटली इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसकी वजह थी क्योंकि वो यहाँ के लोकल्स थे। अगर वो उन्हें पूरी तरह से अलग करते तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। करते तो ये खुद ही सब कुछ थे, लेकिन दिखावे के लिए इन्हें यहाँ के कुछ लोगों को भी साथ रखना था। राइट्स तो पूरे कंपनी के पास ही थे, लेकिन यहाँ के जो रेस्पेक्टेबल पर्सन्स थे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था, इन्हें उनको भी साथ रखना था। ऐसे ही ताकि लोगों में यह तासुर न हो, लोग ये न समझे कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ कब्ज़ा किया, क्योंकि ये चालाक कौम थी, इसलिए इन्होंने जो भी काम किया वो अकल से किया। अगर ये एकदम उन लोगों को जो यहाँ के रूलर्स थे, जो यहाँ के रेस्पेक्टेबल पर्सनस थे, अगर एकदम उनको ये अलग थलग करते तो इनको प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि उन लोगों की भी यहाँ बहुत रेस्पेक्ट थी। तो इनके खिलाफ आवाज़ भी उठ सकती थी, किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसलिए बहाने के लिए कंपनी ने उनको भी साथ रखा, क्योंकि एक वक्त ये भी यहाँ रूल कर रहे थे। यहाँ के राजा महाराजा थे। इस तरह पूरी तरह इन्होंने यहाँ इन्हें एलिमिनेट नहीं किया जा सकता था। ये कैसे हुआ? हाउ वाज दिस टू बी डन? हाउ वाज दिस टू बी डन? ये कैसे हुआ? ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंपनी ने कैसे गांव देहात को कॉलोनाइज किया, कैसे रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, लोगों के राइट्स को कैसे रिडिफाइन किया, यानी अज़सरी नौ तरतीब दिया, और कैसे कंपनी ने उन फसलों को प्रोड्यूस करवाया जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। ये सब हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर का एक और टॉपिक रेवेन्यू फॉर द कंपनी डिस्कस करेंगे, यानी कंपनी ने रेवेन्यू कैसे जमा किया, कहाँ कहाँ से कंपनी के पास पैसा आया। ये हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।